नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इफ़को का जो नैनो यूरिया फर्टिलाइज़र है उसकी। आपको ही पता है आजकल काफ़ी चर्चा का विषय भी है ये, और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि ये क्या तकनीक है, ये कारगर है या नहीं है, इसका कुछ फ़ायदा है या नहीं है, या फिर बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं जिनकी हवा बहुत की जाती है लेकिन बाद में धीरे धीरे जो उसके आउटपुट होते हैं वो उसके अनुरूप नहीं होते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ जो है वो मार्केट से ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इफ़को ने ये बहुत बड़ा कारनामा किया और विश्व में सबसे पहली बार कारनामा किया है कि जो नैनो यूरिया है वो तैयार किया है। हालांकि यूरिया सबसे पहले आपको पता हो कि हार्बर बोस्क ने, जर्मनी के 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजा था और वहीं से वो तकनीक भारत में लाई गई थी। लेकिन जब बात आती है नैनो यूरिया की, तो नैनो यूरिया जो विकसित किया है वो इफ़को का जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी सेंटर है वहां से विकसित किया है, यानी अपने भारत में हुआ है। ये भारत के लिए बड़े नाज की बात है, यानी बड़े गर्व की बात है ना, बड़े प्राइड की बात है कि इफ़को ने इतना बड़ा काम किया है। अब देखो यहां पर नैनो यूरिया को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं। मैं बता देता हूं कि आपके दिमाग में किस किस तरह के सवाल है और मैं बिल्कुल उनको क्लियर करता हुआ चलूंगा। चाहे आप किसान हैं, चाहे आप कृषि विद्यार्थी हैं, चाहे आप वैसे ही सामान्य जानकारी के लिए नैनो यूरिया की बात कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल क्लियर करता हुआ चलूंगा। यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि ये नैनो तकनीक है क्या, नैनो यूरिया क्या है। ये 500 ml की बोतल 50 किलो या 45 किलो का, आजकल यूरिया का कट्टा पहले 50 किलो का आता था, 45 किलो का आता है, उसके बराबर काम करती है या नहीं करती है? करती है तो कैसे करती है? फसल में डालने से फायदा है या फिर नुकसान है? इन सब बातों को लेके हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही खूबसूरत लेक्चर रहने वाला है। आप इस लेक्चर के अंत तक बने रहें। चाहे आप कृषि से संबंधित है या नहीं है, लेकिन ये एक नई तकनीक है और भारत में इफ़को की बहुत बड़ी खोज है जो विश्व के अंदर सराही जा रही है और पूरे विश्व के लिए एक सौगात का काम कर रही है। आपने सुना होगा कि कम दाम। देखो मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, ये जो नैनो यूरिया की बोतल है ये 500 ml की बोतल है और इस 500 ml की बोतल का जो रेट डिसाइड किया गया है वो 240 रुपए किया गया है, ठीक है। और ये जो 500 ml की बोतल है, आज के टाइम जो यूरिया का 45 किलो का बैग आता है, 45 किलो का कट्टा बोल देते हैं, बैग बोल देते हैं या बोरी बोल देते हैं, उसके बराबर काम करती है। एक बोतल है इसके बराबर काम करती है। कैसे करती है उसी के लिए आज हम यहाँ पे ये सेशन लेके आए हैं, ठीक है। अब ये इको फ्रेंडली भी मानी जाती है कि ये पारिस्थितिकी को या अपने जो वातावरण है, पर्यावरण है, इकोलॉजी है, उसको नुकसान यानी किसी तरह का लॉस भी नहीं करती है। अब अपने 1 बाय 1 सभी पहलुओं पर डिस्कस करने वाले हैं, बस आप इसके लेक्चर के अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है और आपको लगता है कि इससे संबंधित जितनी जानकारी होनी चाहिए थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, यानी आप संतुष्ट होते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चाहे वो एग्रीकल्चर के हैं चाहे वो एग्रीकल्चर के नहीं है, लेकिन ये बड़ी ही काम की इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ जो अपने कन्वेंशनल यूरिया दे रहे हैं या यूरिया का कट्टा दे रहे हैं, हम जितना कोई भी उर्वरक दे रहे हैं, जितना देते हैं उतना उसका उपभोग नहीं होता है, यानी उतना उसका कंजप्शन नहीं होता है, यानी पौधा उतना काम में नहीं ले पाता है। बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं वो उनका नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है। कैसे हो जाता है? वो पानी के साथ घुलकर कुछ नीचे चले जाते हैं जिसको अंग्रेजी में लीचिंग बोलते हैं। कुछ वर्षा के पानी के साथ घुलकर चले जाते हैं जिसको अपने रन ऑफ बोलते हैं, वैसे भी नुकसान हो जाते हैं। कुछ होते हैं वो अनअवेलेबल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, यानी जो पौधों को अवस्था उपलब्ध नहीं होती है, काम की नहीं होती है, उसमें बदल जाते हैं। इस तरह से आधे से ज्यादा जो पोषक तत्व होते हैं ना, उनका नुकसान हम जितने देते हैं उनमें से आधे से ज्यादा का जो नुकसान है ना वो इस तरह से हो जाता है। ये सभी पोषक तत्वों के लिए और सभी पोषक तत्वों के उर्वरकों के लिए बात है ना, मैं अकेला नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहा। अब हम यहां बात करें यूरिया, जो कट्टे वाला यूरिया है ना, 45 किलो वाला बैग, जो आप यूरिया देते हो उससे हमें मिलता क्या है? नाइट्रोजन। ये तो आप अच्छी तरह जानते हो, यूरिया किसका सोर्स है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन पौधों में बहुत तरह के काम करता है ना। जैसे मैं बात करूं कि एमिनो अम्ल बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, जो हरा रंग होता है वो पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण होता है, उनका निर्माण करता है। उसके अलावा मैं बात करूं कि वानस्पतिक जो बढ़वार होती है, यानी पौधे की वृद्धि है, उसको बढ़ाता है, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ है, उसको इंक्रीज करने का काम करता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो जैसे जो ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं, उनमें सॉफ्टनेस लेके आता है।
हरे पत्ते वाली सब्जियां होती है उनके अंदर सॉफ्टनेस लेके आता है, और बहुत सारे जो विटामिन है उनके निर्माण में सहायक होता है। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि पौधे के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है, वहां पर नाइट्रोजन है वो काम आता है। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है, तो नाइट्रोजन बहुत सारे काम करता है, ठीक है। और अगर हम पौधे में देखें, अगर पौधे का शुष्क भार देखें, ड्राई वेट देखें, तो अगर उसके आधार पर देखा जाए तो लगभग ये मान लो कि 14,000 ppm, 14,000 ppm को अगर मैं बात करूं प्रतिशत में, तो पौधे के शुष्क भार में नाइट्रोजन जो होता है वो 1.4% होता है, यानी अच्छी खासी मात्रा में होता है। और बहुत सारे जो पौधे की उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उनको नियंत्रित करने का काम करता है ना। नाइट्रोजन के बारे में ये चीजें तो आप पहले ही सुन चुके हैं, तो इनके बारे में अपने कुछ ज्यादा यहां पर बात नहीं करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत में पोषक तत्व देने के लिए जितना खर्च होता है उसका आधे से ज्यादा अकेला खर्च किसके लिए कर दिया जाता है? नाइट्रोजन के लिए कर दिया जाता है। आप पढ़ते हैं कि आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए कितने होते हैं? 17 होते हैं, 17 होते हैं, जिसमें से हम अकेला नाइट्रोजन पे ही सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं। मैंने कहा ना, आप जितना खर्चा करते हो खेतों में पोषक तत्व यानी उर्वरक यानी फर्टिलाइजर देने के लिए, उसमें आधे से ज्यादा खर्चा आप किस पे कर देते हो? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पे, यानी नाइट्रोजन के जो उर्वरक है उन पे कर देते हैं। आप सबको पता है कि आपके खेत है तो आप सबसे ज्यादा यूरिया पे खर्चा करते होंगे, या अमोनियम सल्फेट डालते होंगे, अमोनियम नाइट्रेट डालते होंगे, सोडियम नाइट्रेट डालते होंगे, कैल्शियम नाइट्रेट डालते होंगे। खर्चा सबसे ज्यादा अपने किसके लिए कर रहे हैं? नाइट्रोजन। इतना हम फास्फोरस के लिए, पोटास के लिए, या कैल्शियम के लिए, या मैग्नीशियम के लिए, या सल्फर के लिए, या सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए, इनके लिए नहीं करते हैं। और हम नाइट्रोजन के लिए सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? यूरिया यूज करते हैं। सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? यूरिया यूज करते हैं, ठीक है। और भारत में यूरिया बनता है, लेकिन इतना नहीं बनता कि भारत की जितनी मांग है उसकी भरपाई कर पाए। भारत की जितनी मांग है उसकी भरपाई कर पाए, इतना नहीं बनता है। भारत में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनते हैं, फिर भी आयात यानी इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत में फास्फोरस युक्त उर्वरक बनते हैं, लेकिन थोड़ा ये भी आयात करना है। पोटास युक्त उर्वरक बनते ही नहीं है, सारे का सारा आयात करना पड़ता है। यानी भारत से बहुत सारा पैसा उर्वरकों के आयात करने में चला जाता है, यानी दूसरे देशों को हमें देना पड़ता है। बड़ी समस्या है ना। और देखो, अब जो हम यूरिया यूज करते हैं, जितना यूरिया हम खेत में देते हैं, पौधा उसका 30% ही उपयोग कर पाता है। कई बार जो बच्चे पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर वाले, उनको रेंज याद रखनी होती है 30 से 40% याद भी। 30 से 40% है, जितना यूरिया दे रहे हो उसका 30 से 40% ही पौधा क्या है? उपभोग में ले पाता है, काम में ले पाता है। बाकी नुकसान हो जाता है। मैंने बताया ना, पानी के साथ घुल के नीचे निक्षालन से खराब हो जाता है, यानी लीच डाउन हो जाता है, रन ऑफ वर्षा जल के साथ बह जाता है। और जो नाइट्रोजन की उपलब्ध अवस्था होती है, कौन सी होती है? नाइट्रेट होती है या अमोनियम होती है, वो वापस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाती है। और नाइट्रस ऑक्साइड वैसे ही वायुमंडल के लिए क्या है? खतरनाक है, नुकसानदायक है, यानी एक ग्रीन हाउस गैस है। अमोनिया के रूप में क्या हुआ है? नष्ट हो जाता है। कई तरीके हैं इसके नष्ट होने के, ये नष्ट हो जाता है। आप जितना देते हो उसका 30% ही काम में आता है। आप जितना देते हो उसका 30% ही काम में आता है। मान लो कि आपने क्या किया? 100 किलो नाइट्रोजन दिया। कितना दिया? 100 किलो नाइट्रोजन। अब 100 किलो नाइट्रोजन देने के लिए आपको लगभग 217 किलो यूरिया देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? 217 किलो यूरिया देना पड़ता है। समझ रहे हो आप? अब ये 100 किलो नाइट्रोजन आप जो दे रहे हो, पौधे कितना उपयोग कर पा रहे हैं? 30 किलो। बाकी कहां चला गया? कुछ वायुमंडल में चला गया, कुछ मिट्टी में चला गया। है तो वो रसायन केमिकल है, इस मिट्टी को खराब करेगा। मिट्टी में रसायन चले गए हैं, जहर चला गया है, इसकी उर्वरा क्षमता को खराब करेगा। इसमें जो भी सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको खराब करेगा, उनको मार देगा ना। अब सूक्ष्म जीव तो क्या है? इस खेती का आधार है। बहुत सारे फायदे करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, फास्फोरस को घोल के देते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों को घोल के देते हैं, वो हमने खत्म कर दिए। कुछ क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में क्या चला गया? वायुमंडल के अंदर चला गया, जिससे प्रदूषण हुआ। क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? एक कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है, जो नुकसान करेगी ना।
तो ये इस तरह से मतलब वायुमंडल में, मिट्टी में चला जाता है और कुछ पानी के साथ घुलकर जलाशयों में चला जाता है। वो जलाशयों के लिए भी घातक है। जलाशयों के लिए जो जलीय जीव है उनके लिए घातक है, वो जल हम पीते हैं हमारे लिए घातक है। मिट्टी में रह गया सूक्ष्म जो जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए नुकसानदायक है। मतलब ये केमिकल जो है ना, फर्टिलाइजर आप यूज करते हो, ये पूरे के पूरे नुकसानदायक ही है। बस एक बार क्या है, तुरंत पोषक तत्व दे देते हैं, कुछ समय के लिए इनसे लाभ मिल जाता है, बाकी इनसे लाभ मिलता नहीं है। तो ये इनके नुकसान होते हैं। 30% ही उपयोग में आ पाता है, यानी हमें 30 देने के चक्कर में 100 वेस्ट करना पड़ता है। हमारे पास कोई इलाज भी तो नहीं है ना। ये थोड़ी सी जानकारी जरूरी है ना। अब देखो, अगर मैं बात करूं 1960 से 69 तक की, यानी 60 के दशक की, उस समय हम 1 किलो फर्टिलाइजर डालते थे तो उसके अनुपात में उत्पादन हमें मिलता था 12.1, यानी 1 किलो फर्टिलाइजर डालने से हमें क्या मिलता था, ये मान लो कि 12.1 किलो धान मिलता था, क्योंकि उस समय हम फर्टिलाइजर कम डालते थे। तो उसका परिणाम क्या है, बेहतर आता था। और कम डालते थे, इस वजह से उसके जो रसायन था, उसका जो हानिकारक प्रभाव था, वो कार्बनिक प्रभाव, कार्बनिक पदार्थों की वजह से दब जाता था, मतलब नुकसान ज्यादा नहीं करता था। जैसे मान लो कि हमने कोई सर दर्द की टेबलेट ली कोई 6 महीने में एक बार, बाकी हम सब कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें खा रहे हैं, रसायन खा ही नहीं रहे हैं, तो उसका प्रभाव क्या है, खत्म हो जाता है। थोड़ी चीज ज्यादा नुकसान नहीं करती, क्योंकि उसका नुकसान है वो दब जाता है। फिर क्या है, हमने थोड़े उर्वरक देने और स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आपको ही पता है हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ 1970 से 79 तक, 1970 से लेकर 79 तक। अब आप 1 किलो उर्वरक दे रहे थे तो उससे उत्पादन कितना आ रहा था, 10.7, यानी उर्वरक प्रतिक्रिया अनुपात, यानी फर्टिलाइजर रिएक्शन जो रेशियो है वो कम आने लगा। क्यों? क्योंकि रसायन ज्यादा होने लगा, है ना। आप सोचो, आप पहले कोई ऐसी गोली लेते थे जो 250 mg की थी, वो आपका असर ठीक कर देती थी, लेकिन आपने 4 बार क्या है 500 mg की गोली लेनी स्टार्ट कर दी, तो अब 250 mg वाली ठीक नहीं करने वाली है, अब आपके 500 mg की ही करेगी, क्योंकि आप इसके आदी हो गए। तो अब आपने उर्वरक और पहले जितना दिया उसका तो प्रभाव क्या है, खत्म होने लगा। अब आपने और ज्यादा दिया, तब जाके उत्पादन आया, यानी 1 किलो उर्वरक पे कितना अनुपात आने लगा, 10.7, यानी 1 किलो दिया तो उत्पादन 10.7। अगर ऐसे करते जाएं तो अगले दशक में ये 9.1 हो गया, अगले दशक में 8.8 हो गया, उससे अगले दशक में 6.8 हो गया, और लास्ट जाते जाते कितना हो गया, 5 किलो। कब तक, 2010 से 17 तक। यानी अब 1 किलो उर्वरक देते हो तो 5 किलो उत्पादन होता है, जो पहले 12.1। ये ज्यादा रासायनिक उर्वरक देने की वजह से हुआ है, और आगे आने वाले टाइम में इससे भी खतरनाक स्थिति हो सकती है। तो हमें रासायनिक जो उर्वरक है उनसे बचना होगा, उनको कम करना होगा। इसके लिए हम कई सारे तरीके अपनाते हैं। देखो बताता हूं मैं आपको, जैसे क्या है, कुछ जैसे टूथपेस्ट की कोई कंपनी है, टूथपेस्ट की कंपनी ने सोचा होगा कि मुझे अपनी सेल बढ़ानी है, तो ज्यादा ग्राहक जोड़ने पड़ेंगे, ये तो तरीका है। दूसरा कैसे बढ़ाएं, जैसे हमें आदत होती है ब्रश पे ऐसे पेस्ट डालने की, है ना। अब वो जितना हम डालते हैं उतना डेली डालेंगे, लेकिन अगर उसका मुंह है चौड़ा कर दिया तो ज्यादा पेस्ट आएगा, और बोतल क्या हो जाएगी, या जो उसकी ट्यूब है वो क्या हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, वो कस्टमर जल्दी खरीदेगा। ऐसे भी तो सेल बढ़ा दी ना, पेस्ट वालों ने सेल ऐसे भी तो बढ़ा दी। उसका मुंह पतला भी तो रख सकते थे, मुंह पतला भी, लेकिन पतला रखते तो वो धीरे धीरे खाली होती, और धीरे धीरे खाली होती तो जाहिर सी बात है फिर सेल क्या होती, कम। अब क्या है, भारत बहुत सारा फर्टिलाइजर आयात करता, बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। तो पहले जो 50 किलो यूरिया का कट्टा आता था उसको कितने का कर दिया, 45, क्योंकि कई चीजें होती है वो मानसिकता की होती है। जैसे मैं बात करूं कि खेतों में स्प्रे करना, यानी पेस्टिसाइड डालना, जो पीड़कनाशी होते हैं वो डालना, या फिर फर्टिलाइजर डालना। अब फार्मर का माइंड सेट होता है कि वो क्या करेगा, 1 बीघा के अंदर या कहीं पे किला चलता है, जो भी यूनिट है, अगर उसको ये है ना भी 1 कट्टा ही डालना है तो 1 कट्टा ही डालेगा, चाहे वो 50 किलो का है चाहे 45 किलो का है। लेकिन अब सोचो, हर फार्मर के लेवल पे 5-5 किलो यूरिया डलना घट गया है। अब बताओ कितना यूरिया देश में बचा होगा, उतना अपने को क्या करना पड़ेगा, कम आयात करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि पोषक तत्व कम डले हैं तो उत्पादन आने के चांसेस भी क्या है, कम। तो उसका कोई अल्टरनेट सोर्स तो होना चाहिए, कोई अल्टरनेट सोर्स तो होना चाहिए कि क्या है, पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व मिले, पोषक तत्व भी मिल जाए और ये रसायनों का बुरा प्रभाव भी न पड़े। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ही पता है कि इफको एक बहुत बड़ी क्या है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है।
यानी बहुराज्य सहकारी समिति है, बहुराज्य सहकारी समिति है। आपको पता है इफको इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 3 नवंबर 1967 को, 3 नवंबर 1967 को हुई थी। और ये भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी उर्वरकों के मामले के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फर्टिलाइजर की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इतनी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्टिलाइजर के मामले में नहीं है। और इसका हमेशा ही उद्देश्य ये रहा है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करवाना, और इन उर्वरकों में भी इसका यह रहता है कि धीरे धीरे इसमें सुधार किया जाए ताकि ये वातावरण पर बुरा प्रभाव न डाले। कल को वातावरण और मिट्टी पे लगातार बुरा प्रभाव डलता रहा तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में उत्पादन है वो बहुत कम हो जाएगा, जिसको हम सस्टेनेबल, टिकाऊ तो नहीं बोलेंगे। तो ये क्या है, जो इफको है वो टिकाऊ खेती में हमेशा प्रयास कर रहा है भी कैसे भी करके किसान खेत में पूरे पोषक तत्व भी दे, वो वातावरण और उसकी जमीन को भी नुकसान न पहुंचे और हमारे शरीर को भी नुकसान, क्योंकि जहर डालेंगे, रसायन डालेंगे तो आने तो हमारे शरीर में ही है जब हम भोजन खाएंगे। तो इफको इसमें भी प्रयास कर रहा है, और इसके प्रयास के अंदर ही जो नैनो यूरिया है वो इसी एक प्रयास का परिणाम है, वो एक इसी प्रयास का परिणाम है। देखो मैंने कहा था यूरिया तो विश्व में सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिकों ने बनाई थी, हार्बर और बॉस्क ने बनाई थी, लेकिन जो नैनो यूरिया है या नैनो फर्टिलाइजर है वो सबसे पहले भारत में बना है। और किसने बनाया है? इफको ने बनाया है। नैनो बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जो है इफको का, उसने सबसे पहले ये नैनो यूरिया तैयार किया है। अब बात आती है कि ये नैनो यूरिया है क्या चीज, ये जो नैनो यूरिया है ये क्या चीज है, वास्तव में इसकी एक बोतल एक कट्टे जितना काम करती है क्या? पहले मैं आपको बताता हूं नैनो तकनीक क्या है और कैसे काम करती है। सबसे पहले तो मैं सिंपल एक बात बताऊं कि देखो 1 मीटर का 1 अरब, 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है वो नैनो होता है। 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है वो क्या होता है? नैनोमीटर होता है। यानी 1 मीटर से 1 अरब गुना छोटा जो पार्ट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? नैनोमीटर बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी तो आपने सुनी होगी अच्छी तरह से। अब नैनो जो है वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें अपने किस पे काम करते हैं? 1 से 100 नैनोमीटर के जो भी पार्टिकल है, कण है, अणु है, उस पर काम किया जाता है। 1 से 100 मीटर के जो भी अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन पे काम किया जाता है, उसी को अपने नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब देखो इफको के ही एक वेबिनार की ये फोटो है। आप ये फोटो यहां पे देख रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मिट्टी में या कहीं पे सरिया गड़ा हुआ है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये क्या है? एक बाल है जो हमारे स्किन के अंदर है। ये एक बाल है जो हमारी स्किन के अंदर है, और इसका जो साइज है वो कितना है? 1 लाख नैनोमीटर है। कितना साइज है इसका? 1 लाख नैनोमीटर है। तो नैनो तकनीक किस पे काम करती है? नैनो तकनीक तो 1 से 100 नैनोमीटर पे काम करती है। सोचो कितना सूक्ष्म काम करती है। ये जो डायग्राम है ये एक इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप का है, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप का है। वैसे तो सीधा तो अपने इस तरह से देख ही नहीं सकते, अपने बाल तो देखे ही हैं त्वचा में। ये दूसरा जो डायग्राम है ये 68 नैनोमीटर का है, और आजकल इसने बहुत आतंक मचा रखा है। ये कोरोना वायरस का है। किसका है? कोरोना वायरस, जिसका साइज क्या है? 68 नैनोमीटर है। वहीं पे मैं बात करूं, ये जो आप साइज देख रहे हैं ये 32 नैनोमीटर का है। ये साइज जो आप देख रहे हैं ये 32 नैनोमीटर का है, यानी बहुत छोटा साइज है। यानी ये अपने नैनो यूरिया का साइज है। नैनो यूरिया के जो मॉलिक्यूल्स है उनका साइज है। आगे मैं बता रहा हूं किस तरह से ये नैनो टेक्निक काम करती है। देखिए, अब ये कोई 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 1 सेंटीमीटर की ईंट है। 1 इंटू 1 सेंटीमीटर की ईंट है, ठीक है। अगर हम इसका क्षेत्रफल यानी 1 इंटू 1, हर तरफ 1 इंटू 1, यानी मैं बोल दूं कि ये 1 घन सेंटीमीटर का है। 1 घन सेंटीमीटर बोले तो 1 इंटू 1 इंटू 1 का है। 1 इंटू 1 इंटू 1 का है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 घन सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर ही चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ही क्या है? लंबा, 1 सेंटीमीटर ही क्या है? ऊंचाई के अंदर है। ये 1 सेंटीमीटर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर है। अगर आप इसका सरफेस एरिया निकालोगे, पृष्ठीय क्षेत्र, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे मेरे पास ये एक इरेजर है, इसमें जो चीज आपको दिखाई दे रही है बाहर से वो पृष्ठीय क्षेत्र है। जो चीज आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? यहां पर पृष्ठीय क्षेत्र है। समझ रहे हो आप? ये पृष्ठीय क्षेत्र है। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्र है वो कितना है?
6 सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर है, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर है, यानी 6 वर्ग सेंटीमीटर है। समझ रहे हो आप? अब क्या है, हम इसको तोड़ दें, अब हम इसके टुकड़े कर दें। टुकड़े कैसे करें? 1 mm के। आपने फुटा देखा होगा, 1 फुट जो होता है, 1 फुट में कितना होता है? 30 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 30 सेंटीमीटर। यह क्या है? 1 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा है, 1 सेंटीमीटर। अब देखो इसका तो इतना सा भाग होगा, ये इतना सा भाग था। अब हम क्या करते हैं, इसको 1 mm के टुकड़ों में, जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें 10 mm होते हैं, हमने क्या कर दिया, इसको 1 mm के टुकड़ों में तोड़ा। बहुत सारे टुकड़े हो गए। मैंने कहा इसमें जो आपको दिख रहा है वो पृष्ठीय क्षेत्र है। अब मैं इसके 3-4 टुकड़े कर दूं तो अंदर के कुछ भाग और दिखेंगे, तो पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ा या नहीं बढ़ा? सरफेस एरिया बढ़ा ना, सीधी सी बात है। मैं अगर इसके और टुकड़े कर दूं तो अंदर का जो एरिया पहले आपको नहीं दिख रहा था वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यानी पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ेगा। अब आपने इसके टुकड़े तोड़ दिए तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। जो पहले 6 सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्र था, अब वो कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना बढ़ गया है। अब अपने क्या करें, इसके कण को 1 नैनोमीटर के कणों में तोड़ दें, 1 नैनोमीटर के बिल्कुल छोटे छोटे कणों में तोड़ दें, तो अब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्र है वो आप देखो कितना होगा, 6 करोड़ वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 करोड़ घन सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्र हो जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्र हो जाएगा। अब ये देखो, मान लो जो पृष्ठीय क्षेत्र होता है वही तो क्रिया करता है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ गया, यानी जो प्रतिक्रिया करने वाला क्षेत्र है, रिएक्शन करने वाला जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। चीज एक ही है, ये बात एक ही है, लेकिन यहां पे रिएक्शन करने वाला एरिया कितना था? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और यहां पे कितना है? 6 करोड़ है। तो इसकी प्रतिक्रिया ज्यादा होगी, इसकी रिएक्शन ज्यादा होगी। कितने गुना ज्यादा होगी? ये कितना आपने गिना था? 6 करोड़ है ना। ये यहां पे कितना है? 6 सेमी। तो 1 करोड़ गुना ज्यादा ये अपना प्रभाव दिखाएगा। कितना ज्यादा प्रभाव दिखाएगा? 1 करोड़ गुना ज्यादा प्रभाव दिखा देगा। चीज वही है, लेकिन प्रभाव कितना बढ़ जाता है? 1 करोड़ गुना बढ़ जाता है। इसी को अपने क्या बोलते हैं? नैनो तकनीक बोलते हैं। और भी देखो, मैं विस्तार से इस चीज को आपके क्लियर कर देता हूं। अगर हम यूरिया के एक कण की बात करें तो यूरिया का एक कण 1 मिलीमीटर का होता है, कई बार ये 3 मिलीमीटर तक भी चला जाता है। यूरिया का एक कण 1 से 3 मिलीमीटर का होता है, यानी 1 से 3 mm का होता है। अब मैं बात करूं कि जो नैनो यूरिया है उसका एक कण मात्र 32 नैनोमीटर का होता है, मात्र 32 नैनोमीटर का होता है। इससे आप ज्यादा नहीं समझेंगे, बात इससे समझेंगे कि यूरिया का एक कण और जो नैनो यूरिया है उसका एक कण कितने, मतलब यहां पे कितना है? एक कण। इतने कण के अंदर नैनो यूरिया के 55,000 से ज्यादा कण आ जाएंगे। कितने से ज्यादा? 55,000 से कण ज्यादा आ जाएंगे। तो सोचो इसका पृष्ठीय क्षेत्र कितना है? बहुत ज्यादा है। यूरिया के एक कण के टुकड़े कर दें, कितने टुकड़े करें कि वो नैनो यूरिया में दिखेंगे आपको? तो हम इसके 55,000 से भी ज्यादा टुकड़े करें तब ये नैनो यूरिया हो जाएगा। समझ रहे हो आप? यूरिया का एक कण नैनो यूरिया के कितने कणों के बराबर है? 55,000 से ज्यादा कणों के बराबर है। तो अब सोचो कि नैनो यूरिया का पृष्ठीय क्षेत्र, सरफेस एरिया कितना होगा? अब इसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा, इसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। अभी और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, अब जो नैनो यूरिया है ये यूरिया का कण है। यहां पे देखो, एक यूरिया के कण के बराबर 55,000 से ज्यादा नैनो यूरिया के कण है। और जो नैनो यूरिया में नाइट्रोजन है उस पे कैसा चार्ज होता है? उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव। अब आप चाहे कम पढ़े लिखे हैं चाहे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको ही पता है ऋणात्मक धनायन को अपनी ओर आकर्षित करता है। पत्तियां जो होती है, ये पत्तियों की फोटो है और पत्तियों के ऊपर जो पर्णरंध्र है उनकी फोटो है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ली गई फोटो है। तो पत्तियों का जो मतलब सतह होती है उस पर ऋणात्मक चार्ज होता है, और यहां पे जो नाइट्रोजन है उस पर कैसा चार्ज है? धनात्मक। तो पत्तियों की सतह पर ये क्या है? चले जाएंगे। यहां पर जो पर्णरंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उनके द्वारा क्या है? नाइट्रोजन को
उनके द्वारा नाइट्रोजन को क्या कर लिया जाएगा, अंदर ग्रहण कर लिया जाएगा। अब ये क्या है, कोशिकाओं के अंदर चले जाएंगे, कोशिकाओं के अंदर नाइट्रोजन चला जाएगा। नाइट्रोजन के बहुत सारे काम है, उन कामों के अंदर नाइट्रोजन काम आएगा, बहुत सारे काम है, वहां पे नाइट्रोजन को काम में ले लिया जाएगा। जो बचेगा वो नाइट्रोजन रितिकाओं में, जो रितिकाएं होती है उनके अंदर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। जो कोशिकाओं की रितिकाएं होती है उनके अंदर नाइट्रोजन जो फालतू बच गया, जितना काम में लेना है उतना काम में ले लिया जाता है। अब जो बचा हुआ नाइट्रोजन जब जरूरत पड़ेगी उसका उपयोग करते रहते हैं, हरा रंग विकसित करने के लिए, प्रोटीन निर्माण में, अमीनो अम्ल निर्माण में, बहुत सारे जैसे और भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके निर्माण में, कुछ एंजाइम के निर्माण में, वानस्पतिक वृद्धि में, जहां भी नाइट्रोजन का उपयोग होना है वहां पे हो जाएगा। यहां पे क्या हुआ, हमने क्या किया, नाइट्रोजन जो नैनो यूरिया है उसको पत्ती पे डाला, तो पत्ती ने क्या कर लिया, इसको अवशोषित कर लिया, क्योंकि पत्ती की सतह का चार्ज कैसा है, पत्ती की सतह का चार्ज है माइनस, और यहां पे नाइट्रोजन का चार्ज कैसा है, प्लस। ये इसको क्या कर लेगी, अवशोषित। और इतने छोटे कण हैं कि ये पत्तियों के अंदर चले जाएंगे, ये पत्तियों के अंदर पर्णरंध्रों से होते हुए चले जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो ये इस तरह से क्या करती है, जो नैनो यूरिया है या जो नाइट्रोजन के लिए हम नैनो यूरिया दे रहे हैं, वो पत्तियां इस तरह से इसको ग्रहण कर लेती है। अभी जो मेन चीज है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, अगर हम सीधा यूरिया देते हैं, मान लो 15 किलो, उसकी बजाय हम उसको क्या करते हैं, पानी में घोल के दें तो 4 किलो से ही काम चल जाता है। यानी यूरिया के घोल का छिड़काव अगर हम कर रहे हैं तो 4 किलो यूरिया के घोल का छिड़काव सीधी आप यूरिया दे रहे हो उसके 15 किलो के बराबर है। लेकिन यहां कौन सा है, यहां तो नैनो यूरिया है। नैनो यूरिया, उसका कण बहुत छोटा है। कण क्या है, बहुत छोटा है। छिड़केंगे, ये वैसे पानी में छिड़क के ही दिया जाता है। हमने कहा बोतल कितने ml की है, 500 ml की है। बोतल कितने ml की है, 500 ml की है। इसको हम 100 लीटर पानी में मिलाते हैं और घोल बनाते हैं और खड़ी फसल में छिड़कते हैं। खड़ी फसल में इसको छिड़का जाता है। एक फसल में सामान्यतः 2 बार छिड़क देते हैं तो बहुत बढ़िया परिणाम आता है, बहुत ही बढ़िया परिणाम आता है। बात करेंगे अभी अपने, ठीक है। तो ये अपने देंगे, जो नैनो यूरिया देंगे तो इसके कण क्या है, बहुत इजीली जो पर्णरंध्र है वो ग्रहण कर लेंगे। जितना आप नैनो यूरिया देंगे उसका 80% पौधे उपभोग कर लेते हैं। नष्ट केवल होने के चांसेस कितने बचते हैं, 20% बचते हैं। वहीं पे आप 100 किलो नाइट्रोजन जो है वो यूरिया से, कन्वेंशनल यूरिया से, कट्टे से दे रहे थे, तो उसमें कितना उपभोग हो रहा था, 30% ही हो रहा था। कितना उपभोग हो रहा था, 30% ही हो रहा था। तो इसकी उपभोग दक्षता यानी उपयोग भी क्या लिया जाता है, ये ज्यादा उपयोग में काम में लिया जाता है। ये भी इसका बेनिफिट होता है। नेक्स्ट अपने बात करें, इफ्को ने जो ये नैनो यूरिया बनाया है और इस बात का क्लेम भी किया है कि 45 किलो का यूरिया का कट्टा है, उसके बराबर ये 500 ml की बोतल है, जिसकी बाजार में कीमत 240 रुपए है और किसान के लिए बहुत सस्ती पड़ने वाली है। बात करते हैं इस पर भी। देखो, कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अब ये कम मात्रा कई जगह फायदा करती है, भंडारण में ज्यादा जगह नहीं चाहिए आपको। ये 2 साल तक भंडारित होती है और वहीं पे यूरिया का कट्टा बंद है तो 6 से 8 महीने भंडारित करते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। खोल दिया तो आप उसको भंडारित ज्यादा कर ही नहीं सकते क्योंकि उसमें ढेले गलट बन जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई खर्च नहीं आती है और भंडारण में भी कोई खर्चा नहीं आता है। लाने ले जाने की कोई विशेष यहां पे समस्या नहीं होती है। ये अधिक उत्पादन और बेहतर पोषण देती है। अधिक उत्पादन, देखो आप जितना दे रहे हैं उसका कितने % उपयोग हो रहा है, 80% हो रहा है। सीधा पत्तियों पर छिड़क रहे हैं, सीधा पत्तियां क्या कर रही है, इसको ग्रहण कर रही है। उपभोग दक्षता बहुत बढ़िया है। ये वायुमंडल में इतना मिलता ही नहीं है, मिट्टी में इतना जाता ही नहीं है। ये प्रदूषण भी नहीं करेगा, पोल्यूशन भी नहीं करने वाला है, इको फ्रेंडली भी है। इन जो केमिकल्स है उनका भी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ हद तक थोड़ा पीछा छूट रहा है। ये फायदा होता है। आर्थिक रूप से सस्ता पड़ता है। यूरिया का कट्टा लाओ, ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण महंगा पड़ता है। ये क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। लेकिन अब भी कहीं ना कहीं यूरिया के कट्टे के बराबर कॉस्ट जा सकती है। कैसे, जैसे धान की खड़ी फसल में स्प्रे करोगे तो पैसा ज्यादा लगता है। सर्दियों में किसी फसल में स्प्रे करवाते हो तो खर्चा जाहिर सी बात है मजदूर ज्यादा लेता है। जैसे यूरिया पे सब्सिडी मिलती है और फर्टिलाइजर पे सब्सिडी मिलती है, वैसे भारत सरकार को इस पर भी सब्सिडी देना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि किसानों का इसकी तरफ आकर्षण बढ़े। फार्मर है वो इसकी तरफ क्या है, इंटरेस्टेड हो और अपना रुझान दिखाए। तो इससे क्या होगा, इससे फार्मर ज्यादा आकर्षित होंगे और जो हम नुकसान कर रहे हैं रसायन डाल डाल के, उस नुकसान से भी बचाव होने की बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी अपने को।
मिट्टी, हवा, पानी और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, मैंने आपको बता ही दिया है। वनस्पतियों और जीवों के लिए गैर विषैला, ये विषैला नहीं होता, यूरिया होता है, वो तो क्या है कन्वेंशनल, क्यों विषैला होता है, हमारे पर भी उसका क्या है बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हमें इसका उपयोग कैसे करना है? जो 500 ml की बोतल है, मैंने पीछे बताया था, 100 लीटर पानी में घोलना है और छिड़क देना है। एक फसल में 2 बार छिड़कोगे, ये आप उपयोग में कर रहे हो तो पहले जितना आपको यूरिया डालना था अब उसका सिर्फ 50% ही डालना है। अब 50% ही डालना है, कहने का मतलब ये यूरिया है उसकी 50% खपत क्या कर देगा, कम कर देगा। यूरिया की खपत है वो 50% तक कम कर देता है। तो आपसे कई बार अगर आप स्टूडेंट है तो पूछ लें कि ये यूरिया जो कन्वेंशनल यूरिया है उसकी कितने प्रतिशत को घटा देगा, 50% है, उसमें अपने इसका उपयोग करते हुए कम ही ला सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि नैनो यूरिया ऐसे ही निकाल दिया है, बाद में इसके बुरे परिणाम आ सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 94 फसलों पर 11,000 से अधिक खेतों में और 20 से अधिक जो ICR के रिसर्च सेंटर है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है चाहे वो ARS है, जितने भी ICR के ऑथोराइज सेंटर है उन सब पे इसका क्या है एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसका ट्रायल हुआ है। ट्रायल, इतना बड़ा ट्रायल देखो सामान्यतः मैंने मतलब सुना नहीं है, इतना बड़ा इन्होंने ट्रायल लिया है, बहुत बड़ा ट्रायल। देखो 11,000 से अधिक खेतों पर और 20 से अधिक जो रिसर्च सेंटर है, ICR के जो सेंटर है उन पे ये ट्रायल लिया और 94 फसलों पर ट्रायल लिया है। तब ये पता लगा कि हम इसका उपयोग करते हैं तो जो प्रोडक्टिविटी है वो 8% इंक्रीज होती है, जो उत्पादन होता है वो कितने परसेंट इंक्रीज है, 8% इंक्रीज है। और जो यूरिया कट्टे वाली है उसकी जो उपभोग है उसको भी कितना घटा देता है, ये 80% घटा देता है। ठीक है, तो ये नैनो यूरिया थी। अब देखो बात ये आती है कि आप लोगों ने सुना होगा कि यूरिया का जो कट्टा होता है उसमें नाइट्रोजन कितनी होती है, 46% होती है। कितनी होती है, 46। ये बहुत कमाल की चीज है, मैं लास्ट में बता रहा हूं, क्योंकि जिसने वीडियो पहले ही बंद कर दिया होगा वो इस चीज के लिए डिजर्व ही नहीं करेगा ना, या फिर उसको पहले से नॉलेज होगा, दोनों में से एक बात है। यूरिया के कट्टे में 40% नाइट्रोजन होती है। 40 का मतलब क्या है, आप 100 किलो यूरिया खरीद रहे हो तो उसमें 40 किलो नाइट्रोजन निकलेगा। वहीं पे जो 500 ml की बोतल है आपकी नैनो यूरिया की, उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो 40,000 ppm होता है। 40,000 ppm का मतलब होता है 4% ही यूरिया सॉरी नाइट्रोजन है इसमें, सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट है, 4% है। लेकिन फिर भी एक कट्टे जितना नाइट्रोजन कैसे प्रोवाइड करवा देता है भाई, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी लगती है जिसका पृष्ठीय क्षेत्र ज्यादा होता है और ये ज्यादा प्रभावशील होता है, ज्यादा प्रभावकारी होता है। कारण जो है इतना कम नाइट्रोजन एक गट्टे की बराबरी कैसे कर रहा है, बराबरी इसलिए कर रहा है क्योंकि ये नैनो टेक्निक है। कौन सी तकनीक है, नैनो, और नैनो बहुत प्रभावी है। अभी और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर है उन पर नैनो टेक्नोलॉजी पर काम इफको कर रहा है और आने वाले समय में जाहिर सी बात है कि और भी बेहतरीन नैनो टेक्नोलॉजी के उत्पाद आने की संभावना है तो ही आएंगे, सीधी सी बात है। तो आपसे मतलब इसमें जो नाइट्रोजन परसेंटेज है वो 4 है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा ही नाइट्रोजन परसेंट सिर्फ 4% ही है। 4% का मतलब 40,000 ppm इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन। लेकिन ये इतना परसेंट नाइट्रोजन इसका मुकाबला, और वजन में भी ज्यादा, उसका मुकाबला कैसे करता है, क्योंकि ये नैनो तकनीक पे काम करता है। और नैनो तकनीक बड़े कमाल की है। मैंने बड़े बड़े शब्दों में आपको बता दिया कि नैनो टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है, समझ रहे हैं आप। तो ये था अपना नैनो यूरिया को लेते हुए बात। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और नैनो यूरिया के बारे में पूरी जानकारी आपने हासिल की है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये बात पहुंचे और नैनो जो यूरिया है उसके बारे में जानकारी हो सके। तो आज दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू।